अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो बेटा, आज हमारा सेकेंड ईयर का लेक्चर है काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले तो ये तो हमें पता है ना काइनेटिक थ्योरी क्या होती है। काइनेटिक थ्योरी हमें बताती है कि गैसेस में बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और वो वॉल ऑफ द कंटेनर एक दूसरे के साथ भी कोलाइड कर रहे होते हैं। मोमेंटम ट्रांसफ़र हो रहा होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है, एक्सेट्रा। ये सारी जो एजम्पशंस है ये आपने पार्ट वन में भी पढ़ी हैं, और अभी मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको एक्सप्लेन किया इन तमाम अजम्पशंस के बारे में। जो बेसिक अजम्पशंस थी वो हमने स्टडी की थी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो बेटा ये मैंने मेंशन भी कर दी, कोलाइड विथ वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब आते हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पे। काइनेटिक थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, हम गैसेस को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन जब गैस मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो जाए और हम हमारे लिए पॉसिबल ना हो कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स को ट्रेस करें, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पूरी गैस को एज अ कोलेक्टिवली स्टडी करते हैं। और कैसे स्टडी करते हैं? बाय यूजिंग अ स्टेटिस्टिकल फिजिक्स। स्टेटिस्टिकल फिजिक्स में हम इस पे प्रोबेबिलिटी मेथड्स अप्लाई करते हैं। और अब प्रोबेबिलिटी मेथड जो है ना, इसका एक फार्मूला है जो बताता है हमें कि मॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें बता रहा होता है। तो देखिए, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट दिस स्टैटिस्टिकल मेथड एंड प्रोबेबिलिटी टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ particles such as the atoms and molecules. Instead of tracking each particle individually, it predict the average behavior of the entire system। ठीक है, तो एंटायर सिस्टम के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स यूज़ करते हैं। और फिर हमें ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, मींस टेम्परेचर, प्रेशर, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी। अब ज़रा आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं। काइनेटिक थ्योरी जो है, स्टडी द मोशन ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स स्टडी द एवरेज बिहेवियर ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ अ पार्टिकल यूजिंग अ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। सेकंड पॉइंट, explain a gas properties थ्रू मॉलिक्यूलर मोशन एंड कोलिजन्स। मीन्स जहाँ भी हम कोलिजन्स और मॉलिक्यूलर मोशन की बेस पे हम गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, जबकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ यूजिंग अ स्टेटिस्टिकल मेथड्स। स्टेटिस्टिकल मेथड्स हम सेपरेट मेथड्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स। ये बेटा काइनेटिक थ्योरी है जो है ना, ये हमेशा ओनली फॉर गैसेस गैसेस पे अप्लाई किया जाता है, जबकि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स जो है ये गैसेस पे भी अप्लाई होती है, लिक्विड, सॉलिड, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स एंड मैनी अदर सिस्टम्स। पॉइंट नंबर फोर है बेटा, यूज assumptions अबाउट गैस मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे यूज प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस लाइक बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये हम अभी आज के लेक्चर में इसको भी देखेंगे कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है और ये क्या इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। फिर पॉइंट नंबर फाइव है, एक्सप्लेन द प्रेशर, टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी। ये सारी चीज़ें की जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें काइनेटिक थ्योरी प्रोवाइड करती हैं। ऑन द अदर हैंड, जो स्टेटिस्टिकल फिजिक्स है ये एक्सप्लेन करता है प्रेशर को, टेम्परेचर को, एंट्रोपी को, इंटरनल एनर्जी को एंड अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। काइनेटिक थ्योरी जो है वो फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ अ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जबकि स्टेटिस्टिकल फिजिक्स क्या है, फोकस ऑन द कोलेक्टिव और एवरेज बिहेवियर ऑफ अ मिलियंस और बिलियंस ऑफ द पार्टिकल्स। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे या जितने भी एटम्स होंगे, उनकी डिफरेंट एनर्जीज होंगी, उनकी डिफरेंट स्पीड्स होंगी, ठीक है। तो ये देखिए, एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स हैं इनकी, E1, E2 एंड E3, ड्यू टू डिफरेंट स्पीड। क्योंकि तमाम मालिक्यूल्स की जब आप स्टेटिस्टिकल फिजिक्स को स्टडी करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हर मालिक्यूल की, हर पार्टिकल की स्पीड डिफरेंट होगी, काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगी। फिर इनका जो मोमेंटम होगा, डेफिनेटली मोमेंटम भी हर पार्टिकल का डिफरेंट होगा।
अब आपकी बुक में एक इक्वेशन गिवन है, उसका प्रूफ तो नहीं गिवन, लेकिन सिंपल सी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को कहते हैं बोल्ट्जमैन काइनेटिक इक्वेशन। अब इसके अंदर ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, ई डेल्टा ई के बी टी, इसको कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये बोल्ट्जमैन फैक्टर्स आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मीन डिस्ट्रीब्यूशन बता बता रहा होता है पार्टिकल्स की बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, ये मेंशन कर रहा है कि अबव इक्वेशन टेल अस हाउ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी एक गिवन टेम्परेचर पे ये आपको बताएगा कि पार्टिकल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू एनर्जी लेवल्स के दरमियान में। मतलब कि एक हाई एनर्जी लेवल होगा और एक लो एनर्जी लेवल होगा, तो वहाँ पे पार्टिकल जो है ना वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम चेंज कर देंगे तो फिर पार्टिकल किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो इसकी इंफॉर्मेशन जो है ना ये हमें ये बोल्ट्जमैन फैक्टर, बोल्ट्जमैन काइनेटिक इक्वेशन ये बताता है। और इसी को बेटा बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी कहते हैं। अब देखें इसमें जो पैरामीटर्स हैं ये क्या डिफाइन कर रहे होते हैं। एन वन जो है ये डिफाइन कर रहा होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन आ लोअर एनर्जी स्टेट्स। एन टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द हायर एनर्जी स्टेट। फिर डेल्टा ई जो है ये एनर्जी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। लाइक ई टू है, ई वन है, ई टू है हायर एनर्जी स्टेट है, ई वन जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट है, तो इनका जो डिफरेंस होगा ना वो डेल्टा ई है। फिर इसमें कैपिटल टी भी आता है जो कि टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेटा, और इसकी वैल्यू अपने याद रखनी है 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हाउ कैन यू डिफाइन दिस इक्वेशन, ये रेशो है बेटा। ये ऊपर जो इक्वेशन दोबारा से अगर मैं इधर लिख दूं, देखिए एन टू डिवाइडेड बाई एन वन इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस डेल्टा ई डिवाइडेड बाय के वी टी। तो यहाँ पे आप ज़रा देखें द रेशो ऑफ अ पार्टिकल्स इन द हायर, ये देखिए एन टू क्या था, हायर नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ हायर एनर्जी स्टेट। तो ये देखें रेशो ऑफ द पार्टिकल इन द हायर एनर्जी स्टेट टू दोज इन द लोअर एनर्जी स्टेट डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, ये एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करता है। एंड के बी टी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आई होप कि ये बातें समझ आ गई। इसको ज़रा डिटेल के साथ इसको समझते हैं कि किस तरह से जो है ना वो इसमें चेंजिंग आएगी, कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे। तो दो केसेस इसके कर लेते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इज़ लो, जब टेम्परेचर लो होगा फिर क्या होगा बेटा, ये देखें जब ये टेम्परेचर लो हुआ तो ये जो फैक्टर है ना के बी टी वाला फैक्टर ये स्मॉल हो जाएगा। और जब ये इस के साथ डिवाइड होगा तो आप देखें डिनोमिनेटर में लेस वैल्यू आएगी। जब डिनोमिनेटर में लेस वैल्यू होती है तो आपके पास एक बड़ा आंसर आता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव भी तो है, तो इसका मतलब है लार्ज नेगेटिव नंबर आपको मिलेगा। और जब आप इस लार्ज नेगेटिव नंबर का एक्सपोनेंशियल लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा ना बहुत ज़्यादा स्मॉल आएगा। और मैथमेटिकल रूल के अकॉर्डिंग अब देखें इसको बड़ी ना केयरफुली आपने समझना, ये देखें इसका आंसर बहुत स्मॉल आ गया। अब एन टू ये रहा और एन वन दूसरी साइड पे जाके स्मॉल फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा। सपोज कर लेते हैं कि ये जो फैक्टर आ रहा है ना 0.05 है, और ये एन वन जो है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब ये क्वेश्चन क्या बता रही है कि एन टू में कितने पार्टिकल्स होंगे, एन वन में जितने होंगे उसको मल्टीप्लाई करें इस फैक्टर के साथ, तो आपके पास एन टू के पार्टिकल्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल एन वन में जो है ना वो पार्टिकल्स हैं 50, तो आप 50 को मल्टीप्लाई करें 0.05 के साथ, तो एन टू का जो आंसर आएगा ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक मैं कर देता हूँ कि 0.005 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 50 के साथ यू विल गेट 0.25। मतलब कि एन वन के अंदर 50 पार्टिकल्स हैं, लेकिन एन टू के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, ओनली 0.25। अब इसका मीनिंग क्या बन रहा है, ये इसका मीनिंग बन रहा है कि एन टू के अंदर मतलब कि हायर एनर्जी स्टेट में लेस पार्टिकल्स होंगे, और जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। और लॉजिकली भी अगर आप देखें टेम्परेचर जब आप कम करेंगे मींस कि आप पार्टिकल्स को एनर्जी कम दे रहे हैं, पार्टिकल्स के पास एनर्जी कम है, तो डेफिनेटली वो उस ज़्यादातर जो पार्टिकल्स होंगे ना वो कहाँ पे लेंगे, लोअर एनर्जी स्टेट में लेंगे। हायर एनर्जी स्टेट में तो जाएंगे नहीं। हाँ लेकिन अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं फिर पार्टिकल्स एनर्जी को गेन करेंगे, और अब वो हायर स्टेट में जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सेकंड केस में हम इसको
देखते हैं ज़रा। अब ये देखें, इसका कंक्लूजन मैंने लिखा है, मीन ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स स्टे इन द लोअर एनर्जी स्टेट। केस नंबर 2 देखते हैं बेटा, हाई टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे फिर क्या होगा? तवज्जो करें बेटा, के बी टी ये वाला फैक्टर बड़ा हो जाएगा, लार्ज वैल्यू देगा आपको। जब डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू आएगी तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव आएगी तो आपका ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स कि अब हायर एनर्जी स्टेट में पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो ये देखिए, मोर पार्टिकल्स गेन एनर्जी, इनफ एनर्जी टू मूव टू द हायर एनर्जी स्टेट। और बेटा, बोल्ट्जमैन फैक्टर टेल अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल ऑक्यूपाइंग अ हायर एनर्जी स्टेट। आई होप कि ये समझ आ गया। बोल्ट्जमैन फैक्टर जो है ना, ये आपको बता रहा होता है, प्रोबेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि कितने पार्टिकल जो है ना वो हायर एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करेंगे। इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। एंड दिस इक्वेशन इज नाउन एज बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और आप इसको इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं। इट इज़ अ स्टेट्स that the probability of a finding the molecule in a particular energy state varies exponentially as the negative of the energy divided by kBT। खैर, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आप इसको समझ के करें। और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैंने आपको बता दिए। हाँ, ये एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपको कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा होंगे, और जब टेम्परेचर आप लो करेंगे तो पार्टिकल हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा होंगे या लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे। अब देखें, अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जितने भी मालिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड डिफरेंट होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होंगी। और जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी आना स्टार्ट हो जाएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा। लेकिन जब हम इंडिविजुअली कलेक्टिव बिहेवियर स्टडी करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आएगी वो तो एक फिक्स वैल्यू ही होगी ना। तो इसीलिए उसके लिए फिर हम कौन सा एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम प्रूव भी किया था, 3/2 kBT, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी ये इस ग्राफ में लिखी हुई है। इन अ गैस कंटेनर अ मॉलिक्यूल अंडरगोज अ बिलियंस ऑफ अ कोलिजन इन एवरी सेकेंड। ईच कोलिजन चेंजेस द स्पीड and also changing kinetic energy. But kinetic energy theory concluded that average kinetic energy at a temperature T is given by this। क्योंकि जब हम कलेक्टिवली स्टडी करेंगे ना एक पूरे सिस्टम को, तो फिर हमारे पास एक फिक्स एवरेज वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि एक सिंगल आंसर आएगा ओवरऑल। तो फिर उसके लिए फिर हम ये एक सिंगल फार्मूला जो है ना वो यूज़ करेंगे। आई होप कि ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा बेटा। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया करें बेटा, लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बेटा।